जॉन ऑस्टिन के संपूर्णता सिद्धांत की बात करते हैं, और ये ब्लैक पेन ले लेते हैं समझाने के लिए। अच्छा सा पेन देख लेते हैं हम, रेड पेन ले लेते हैं। देखिए, जॉन ऑस्टिन का संपूर्णता सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो हेनरी मैन के द्वारा पहली बार इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है सर हेनरी मैन को। अतः इन्होंने आलोचना की थी संपूर्णता सिद्धांत की। सिंपली रूप में हम समझेंगे। देखो, हम बात करें कि संपूर्णता सिद्धांत आया कहाँ से। पहले हम बात करें कि संपूर्णता होता क्या है। पहली हमारी यही परिभाषा रहेगी, संपूर्णता को हम कैसे समझते हैं, ये सिद्धांत है क्या, क्या जरूरत पड़ी ऑस्टिन को देने की, किसने दिया था। तो पहली बात, ये विचार सर्वप्रथम बोंदा ने दिया था, उसके बाद में हॉब्स ने, उसके बाद में रूसो ने, उसके बाद में बेंथम ने। इन तीनों ही विचारों से प्रभावित होकर जॉन ऑस्टिन ने अपना एक वैधानिक संपूर्णता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? वैधानिक संपूर्णता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जॉन ऑस्टिन चूंकि बेंथम से ज़्यादा प्रभावित थे, हालांकि इनसे प्रभावित थे, इनसे भी थे, लेकिन बेंथम से प्रभावित थे, और इन्होंने बेंथम से एक विचार लिया था, वो था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विचार। इसलिए जॉन बेंथम है वो भी उपयोगितावादी कहलाते थे, और इसी वजह से ये भी उपयोगितावादी कहलाते थे। देखो, इसका सिंपल अर्थ है, अधिकतम लोगों, ऐसा कानून बनाओ जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो सके। बात करने वाले जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसकी परिभाषा है, इसको आपको याद कर लेनी है जॉन ऑस्टिन के बारे में, ये कहना क्या चाह रही है। देखिए, सही से लगा देता हूँ इसके ऊपर। ये कह रहे हैं, यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का साधारणतः पालन करता है। इसको हालांकि इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई परिवार है, एक परिवार है और एक परिवार का मुखिया है, या हम हर परिवार में कोई का मुखिया होता है, और याद रखना कि हर परिवार का मुखिया जो मुखिया होगा वो कभी किसी के आदेश का पालन नहीं करेगा। मुखिया कभी किसी के आदेश का पालन नहीं करता। अगर आदेश का पालन करता है तो वो संप्रभु नहीं होगा। अगर कोई मुखिया आदेश का पालन करता है, संप्रभु नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिवार के बड़े बुजुर्ग दादाजी हैं, जिनके आदेश पूरा का पूरा परिवार मानता है, और दादाजी ने कहा कि आप सभी बच्चों को, सभी परिवार के सभी सदस्यों को जोधपुर चलना है। और ऐसी कंडीशन में इस जोधपुर चलने के आदेश को परिवार का बड़ा बेटा भी मानेगा, छोटा बेटा भी मानेगा, छोटी बेटी भी मानेगी, और सभी को मानना पड़ेगा। उनके साथ साथ उनके बेटे की बहू भी मानेगी, सभी को आदेश मानना ही पड़ेगा। अगर वो आदेश नहीं मानता है तो वहाँ पर वो संप्रभु नहीं होगा। मतलब जिस व्यक्ति के आदेश उसके परिवार के लोग ही नहीं माने, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति उस परिवार का संप्रभु नहीं हो सकता। वैसे चीज़ देश पर भी लागू होती है, राज्य पर भी लागू होती है। जिस राज्य का आदेश पूरी जनता मानती है तो वो राज्य संप्रभु है, और जिस राज्य का आदेश जनता नहीं मानती वो राज्य कभी संप्रभु नहीं होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने के बाद इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन साधारणतः पालन करता है, ठीक है, और उस निश्चित मानव श्रेष्ठ को साधारणतः किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा नहीं माननी पड़ती। अगर दादाजी किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा मानते हैं कि हम तो नहीं चलेंगे, आपको भी नहीं चलना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन वो संप्रभु नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये संप्रभु नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। और उस निश्चित मानव श्रेष्ठ को साधारणतः किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा नहीं माननी पड़ती, तो उस समाज में वो निश्चित व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न होता है। देखो, आज्ञा नहीं माननी पड़ती, यहाँ आज्ञा नहीं, यहाँ वो इसने कहा बोला कि हम नहीं चलेंगे, और इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इन्होंने बोला कि आप नहीं चलोगे तो ऐसे कंडीशन आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलना ही पड़ेगा। इन्होंने वापस आदेश दिया कि आपको चलना ही पड़ेगा। मतलब इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इन्होंने वापस आज्ञा दी। ऐसी कंडीशन में ये हुआ कि इन्होंने बोला, दादाजी ने बोला कि आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों वापस इन्होंने फिर बाद में आज्ञा मान ली कि दादाजी के वापस आदेश आया है, हमें चलना ही पड़ेगा, हम इसको इनकार नहीं कर सकते। अगर दादाजी के आदेश को कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य इनकार नहीं कर सकता, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे संप्रभु कौन होगा? ये दादाजी संप्रभु होंगे। ठीक है, और जिनके पास संप्रभुता नहीं है वो कौन है? वही ये परिवार के अन्य सदस्य, जिनके पास संप्रभुता नहीं, इनके पास संप्रभुता है, इनका चलना है मतलब चलना है। तो एक बार वापस से परिभाषा को पढ़ते हैं सिंपली। यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का साधारणतः पालन करता है। मान लीजिए ये समाज है, ठीक है, मान लीजिए ये समाज है, इस समाज का अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग
समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का साधारणतः पालन करता है। निश्चित मानव श्रेष्ठ कौन है? ये निश्चित मानव श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ समझ में आएगा, निश्चित मानव श्रेष्ठ आज्ञा पालन करता है और उस निश्चित मानव श्रेष्ठ को साधारणतः किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा नहीं माननी पड़ती। और ये निश्चित मानव श्रेष्ठ इनमें से किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। ये अपनी मर्जी से कहता है कि वहाँ चलना है, वहाँ चलना ही पड़ेगा। तो उस समाज में वो निश्चित व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न, तो उस समाज में ये निश्चित व्यक्ति जो है क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न होता है तथा वह समाज में उस मानव श्रेष्ठ के सहित एक स्वतंत्र राज्य होता है। अगर हम इसको राज्य के ऊपर लागू करें तो राज्य के कानून भी जनता के ऊपर लागू होते हैं और यहाँ पे राज्य जैसा कहेगा जनता को वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो निश्चित मानव कौन है? निश्चित मानव यहाँ पे वो राज्य है और जनता जो है उसकी आदेश को मानने वाली व्यक्ति या समाज कह सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो हम आगे देखते हैं। आष्टीय का संपूर्ण सिद्धांत समझने के लिए और हम समझेंगे कि अभी हमने देखा था कि निश्चित मानव की बात कर रखी है। अभी आपको पूरा समझाऊंगा आखिर भी कहना क्या चाह रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने बात की कि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव या उच्चतर मानव होना चाहिए। ठीक है, और इसके आदेश ही कानून होते हैं। ऑस्टिन कहता है कि इसके आदेश ही कानून है। इसने जैसा बोल दिया वैसा ही होगा। जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया कि हमें उस शादी में नहीं जाना है। मान लीजिए मोहल्ले में किसी की शादी है और आपको वहाँ जाना है और दादाजी ने बोल दिया कि उस परिवार की शादी में नहीं जाना है, तो ऐसी कंडीशन में उनके द्वारा आदेश दिया गया, ये आदेश ही क्या है? वो कानून बन जाएगा। ये आदेश ही कानून बन जाएगा और जो उस कानून को तोड़ेगा तो परिवार के सदस्यों को सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इस आदेश ही कानून है। यही संप्रभु है। इसकी शक्ति अविभाज्य है। इसकी शक्ति विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं है कि दादाजी के पास आधी शक्ति रहेगी, किसी अन्य के पास आधी शक्ति रहेगी, या बेटे के पास आधी शक्ति रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बेटे को पूछ के काम करेगा। ऐसा पूछ के काम करता है तो ऐसी कंडीशन में संप्रभु नहीं है। और दादाजी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है वो व्यक्ति संप्रभु कहलाता है। उसी पर किसी राज्य के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भी क्या कहलाएगा? संप्रभु कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक मान लिया। अभी बात करते हैं कि देखते हैं क्या भारत एक संप्रभु राज्य है। मेन चीज़ बताइए, क्या भारत एक संप्रभु राज्य है? क्या हमारे भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राज्य है? कैसे, इसको समझिए। क्या भारत जो हमारा भारत है, मैं इसको ऐसे ही नॉर्मली बना देता हूँ मैं, क्या हमारा जो भारत है ये संप्रभु राज्य है या नहीं है? तो पहले आप देखिए क्या भारत संप्रभु राज्य है या नहीं। तो अब इसके जो गुण हैं संप्रभुता के, जो व्याख्या है, व्याख्या कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि भारत के ऊपर लागू करके देखते हैं। आप इसको समझो, भारत को हम देश भी बोलते हैं और राजनीति विज्ञान में इसको क्या बोलेंगे? राज्य भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि संप्रभुता समाज का एक अनिवार्य गुण है। ठीक है, तो संप्रभुता समाज का अनिवार्य गुण है, इसलिए भारत ने अपनी प्रस्तावना में इसको रखा है। कहाँ पर रखा है? प्रस्तावना में रखा है। ठीक है, सभी आदेश मानेंगे। अगर भारत सरकार का जो संविधान है और भारत ने अपनी संप्रभुता जो है भारतीय जनता को दे रखी है, संप्रभु भारतीय जनता खुद है, संविधान निर्माण करता है और भारत ने अपनी संप्रभुता किसको दे रखी है? जनता को दे रखी है। संप्रभु स्वयं जनता ही संप्रभु है। यहाँ पे जनता के आदेश ही कानून होते हैं और जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है, जनता से संविधान निर्मित हुआ है। तो हमारे सारी संप्रभुता किस में निर्मित है? संविधान में। अब हम बात करेंगे संविधान ने जो कानून बनाए हैं, क्या वो संविधान के कानून भारतीय पूरी जनता मानती है, पूरे राज्य मानते हैं? तो आपका जवाब होगा यस, पूरे राज्य मानते हैं। मतलब संविधान में लिखी सारी बातों को पूरे राज्य मानते हैं, पूरा देश मानता है। देश का प्रत्येक नागरिक इन आदेशों की पालना करता है। तो सभी आदेश मानेंगे। ठीक है भाई, अभी हम देखते हैं सेकंड नंबर पर चलते हैं। संप्रभुता का आदेश ही कानून है। अब हमने संविधान को संप्रभु माना यहाँ पे। ठीक है, भारत में किसको संप्रभु माना? संविधान को। भाई संविधान को संप्रभु माना, संप्रभुता का आदेश ही। तो संविधान में जो लिखा है उसका आदेश सभी को मानने होंगे, तो सभी का आदेश मानने पड़ेंगे। उसका आदेश ही क्या है? कानून है। और संविधान ने शक्ति दे रखी है किसको? सरकार को। और संविधान ने शक्ति दे रखी सरकार को, और सरकार के साथ साथ किसको दे रखी है? संसद को। अब संसद जो कानून बनाएगी, ठीक है, संसद शक्ति कहाँ से मिली? संविधान से। संसद जो कानून बनाएगी वो कानून मान्य होंगे पूरे भारत में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये अविभाज्य है। ठीक है, अब हम भारत को लेते हैं। क्या भारत, एक चीज़ मुझे बताऊं, संविधान में कहा कि पूरा भारत है, पूरे भारत का संविधान उल्लेख किया गया है। क्या हम ऐसा कहेंगे कि ये आधा सा टुकड़ा जो है भारत का टुकड़ा है, इसको अविभाज्य बोल सकते हैं? ये एक और लिख देता हूँ मैं, 7वीं होगी 10वीं अदे
विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं कि आदि संपूर्णता ऐसे बटी हुई नहीं है, संपूर्णता बटी, पूरी भारतीय संपूर्णता एक संपूर्णता है, पूरा भारत का भौगोलिक क्षेत्र एक ऐसा बटा हुआ नहीं है। तो ये संपूर्णता कैसी है? अविभाज्य है, ये असीमित संपूर्णता है। भारतीय संपूर्णता कैसी है? भारतीय संपूर्णता भी असीमित है। इसका मतलब यह है कि भारत से किसी से नियंत्रित नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये यूएनओ से नियंत्रित है, यूएनओ पूरे देश की बड़ी संस्था है, उससे नियंत्रित है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम संपूर्णता की बात कर रहे हैं, जॉन ऑस्टिन की बात कर रहे हैं। भारत में संपूर्णता को कुछ बाह्य, जो इसमें संपूर्णता अगर विस्तार से पढ़ते हैं तो उसके बाह्य कारक और आंतरिक कारक कहे जाते हैं संपूर्णता को नियंत्रित करने के, जो वर्तमान में लागू है। लेकिन संपूर्णता के जॉन ऑस्टिन के बारे में अगर बात करें तो कैसी है? असीमित है। कैसी है? असीमित है। और ये अविच्छेद है, इसको अलग अलग नहीं, इसको बांटा नहीं जा सकता, वो सेम टू सेम अविभाज्य की तरह ही है, अविच्छेद है, इसको बांटा नहीं जा सकता। सर्वव्यापक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, पूरे क्षेत्र में, पूरी हर जगह फैली हुई है। स्थायी है, सर्वव्यापक है, निश्चयात्मक है, अधे हैं, संपूर्ण दी नहीं जा सकती। वैसे मान लीजिए कोई कह सकता है कि राजस्थान का थोड़ा सा भाग है जो पाकिस्तान को दे दें, या इसका पूर्व उत्तर का थोड़ा सा भाग है जो किसी अन्य देश को दे दें, तो ये अधे हैं, दी नहीं जा सकती। इसके प्रमुख आलोचक हैं सर हेनरी मैन, क्लार्क, सिज्विक, लीकॉक, ब्रंसली, डुग्री। समर्थक हैं डॉयसी, ब्राइस, जेथ्रो, ब्राउन और हॉलैंड। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, लेकिन फिर भी जो मेन बातें थी इसकी मैंने आपको समझा दी है शॉर्ट में, पूर्ण रूपेण, या आपके एग्जाम में आपके काम आ जाएगी। मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये पॉइंट आपको पूरे याद रखना है जो जॉन ऑस्टिन ने कहा है। इन पॉइंट को आपको विस्तार से समझना है और बुक में देखते रहना है। कम से कम जो मैंने समझा है मेन पॉइंट यही है कि संपूर्णता, मैंने आपको भारत का एग्जाम्पल दिया है, जॉन ऑस्टिन ने कहीं भी भारतीय चर्चा नहीं की, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बात की है। और ये परिवार का एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे ही आपको दिया है मेरी इच्छा से, ताकि आपको समझ में आ सके। मैन इसके पॉइंट ही हैं, संपूर्णता अविभाज्य है, असीमित है, संपूर्ण आदेशी कानून है, अविच्छेद है, सर्वव्यापक है, स्थायी है, निश्चयात्मक है, संपूर्ण समाज का एक अनिवार्य गुण है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।